तो आइए हम अब बात कर लेते हैं समतल दर्पण का, कि आखिर समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से सीख लेते हैं। कहता है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब समझ में आता है? पहले ऊपरी समझिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का मतलब क्या चीज होता है। सुनिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब वो चीज कि जब किसी भी प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत हो रही हो, तब उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और अगर वास्तव में बिंदु उस बिंदु पर मिलता है, वास्तव में एकदम एक्चुअल में मिलता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब के मतलब प्रकाश का परिवर्तन हुआ और मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत हो रहा, बस दिख रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तब समतल दर्पण जो होता है उससे जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर। कहने का मतलब कि वस्तु की जितना साइज रहेगा, अगर वो 1 फीट का है तो समतल दर्पण में भी 1 फीट का ही दिखेगा, अगर 4 मीटर का है तो 4 मीटर का ही दिखेगा, उससे बड़ा या छोटा नहीं दिखेगा। आगे, तथा पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब ये चीज होता है कि बायां है तो दायां दिखेगा और दायां है तो बायां दिखेगा, ऐसा होता है। आप लोग देखे भी होंगे कि अगर समतल दर्पण में आप अपने चेहरे को या फिर अपने हाथ को या अपने बॉडी को देखते होंगे तो दिखता होगा कि बायां हाथ को अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो लगेगा कि दायां हाथ हम लोग को कार्य कर रहा है, अगर दायां हाथ कार्य कर रहा है तो लगता है कि बायां हाथ। इसी को कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा होना। तो जो इसके समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। आगे दूसरा कहता है कि इससे बना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? सुनिए, अगर कोई हम मान लेते हैं कि समतल दर्पण ले लेते हैं, तब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, हम लोग, या फिर कोई मनुष्य खड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई मनुष्य है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर इसका डिस्टेंस ये वस्तु कहला, ये एक जो आदमी है वो ऑब्जेक्ट कहला रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 5 मीटर का है। कितना मीटर का है? 5 मीटर का। तब हम समतल दर्पण में जब यह आदमी देखेगा समतल दर्पण में तो इसका जो प्रतिबिंब भी बन रहा होगा, यानी कि जब ये प्रतीत होगा उसको कि हम समतल दर्पण में हैं, तो जो प्रतीत होगा वो भी 5 मीटर के बराबर ही होगा। यानी कि जितना इसका वस्तु की दूरी, यानी कि जो अपने आप की दूरी वो महसूस करेगा, उतना ही उसका प्रतिबिंब, इसका जो इमेज दिखेगा समतल दर्पण में वही उसका दूरी होगा दर्पण से उतना ही। यानी कि जो वस्तु की दूरी होगा सो और उसको जो प्रतिबिंब दिखेगा वो भी 5 मीटर का होगा। इसीलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी जो इन्हें होगा तथा वस्तु की दूरी जो होता है वो बराबर होती है। ये समतल दर्पण का कहानी था, ठीक है, कि समतल दर्पण में आखिर होता क्या क्या चीज है। ठीक, समतल दर्पण नॉर्मली आईना को ले लेते हैं, बस वही समतल दर्पण है। ठीक है, आगे हम लोग सुनिए, अगर इसमें अगर एडवांस लेवल पर बात की जाए तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि मान लेते हैं कि हम समतल दर्पण पर भी गति से चल रहे हैं, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं, तो जो आने वाली जो इमेज में वहां पे दौड़ रही होगी कोई वस्तु, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे समतल दर्पण लेते हैं और समतल दर्पण में कोई वस्तु जो है वो आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही होगी ना, तो इमेज में उसको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि दोगुना प्रतीत होता है। कि समतल दर्पण में अगर कोई सामने की वस्तु आ रहा है 5 मीटर यानी कि भी वेग से आ रहा है, तो उसमें जो इमेज में प्रतीत होगा, प्रतिबिंब में प्रतीत होगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि दुगुना हो जाता है उसके प्रतिबिंब के चाल, वस्तु के चाल के दुगुना हो जाता है समतल दर्पण में किसकी चाल? प्रतिबिंब के चाल। तो ऐसा बोला जाता है, चलिए बोला नहीं जाता है, ऐसा होता है एक्चुअली में। चलिए, तो समतल दर्पण की कहानी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण आखिर क्या चीज होता है, और गोलीय दर्पण मुख्य पॉइंट हम लोग का वही होगा। समतल दर्पण से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण से आप लोगों का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण
अगर गोलीय दर्पण की बात की जाए तो आखिर गोलीय दर्पण क्या सा चीज होता है, तो वह दर्पण जो एक गोले का भाग हो, मतलब ऐसा दर्पण ले लेना है जो एक खोखला गोला हो, ऐसा खोखला, जैसे कि आप लोग फुटबॉल देखे हैं तो फुटबॉल एक खोखला गोला है, तो वो वहाँ पे वो रबड़ का बना हुआ रहता है, वही को हम लोग उसको शीशा का बना दें, यानी कि जो अपारदर्शी शीशा होगा उसको बना दें। अपारदर्शी मतलब कि जिससे कि आर पर लाइट ना हो तो उसको हम लोग अपारदर्शी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक अपारदर्शी गोलीय खोखला है, अब हम इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। कुछ बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में मुख्य 2 पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, मुख्य 2 पार्ट पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का 2 पार्ट होता है, एक को हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं और दूसरा को अवतल दर्पण। इसी से कहा जाता है कि गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के हो जाते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। एक हो जाता है उत्तल दर्पण, एक हो जाता है उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। अब इन दोनों के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न नॉर्मली देखने को मिलता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। गोलीय दर्पण एक पार्ट होता है जो पूरे खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। अब हम लोग सुनिए कि आखिर ये जो गोलीय दर्पण है उसका कौन सा भाग को उत्तल दर्पण कहेंगे और कौन सा भाग को अवतल दर्पण कहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गोलीय दर्पण का उठा हुआ भाग कहने का मतलब हम लोगों का ये है कि मान लेते हैं कि उठा हुआ भाग से परावर्तित हो रहा, अगर कोई किरणें उठा हुआ भाग से परावर्तित हो रहा है तो हम इसको मानेंगे कि उत्तल दर्पण है, उससे उठल और उससे उत्तल। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो उठा हुआ सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है तो हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, और अगर धंसा हुआ से, कहने का मतलब कि ये वाला को हम लोग क्या कर देते हैं कि रंग देते हैं और इन्ने से परिवर्तन करते हैं, इन्ने से प्रकाश का, तो हम लोग इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और यही चीज़ उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग रंग दें और इसको बीच वाला भाग से हम लोग परिवर्तित करें। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में कहा जाए तो ये वाला को हम लोग उत्तल बोलेंगे, क्योंकि उठा हुआ सरफेस से प्रकाश का परिवर्तन यहाँ पे हुआ, क्योंकि बाहर तो रंग गया है ना, क्योंकि अंदर में इसका धंसा हुआ भाग रंगा गया है, तब रंगा गया है तो इससे प्रकाश का परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि उठा हुआ भाग से परिवर्तन होगा। अब उठा हुआ भाग से परिवर्तन होगा तो इसको बोल देंगे उत्तल दर्पण। और अगर धंसा हुआ से परिवर्तन हो, जैसे कि ये वाला सरफेस से परिवर्तन हो, तो हम लोग इसको कुछ बोल देंगे कि अवतल दर्पण है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग बोलते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होते हैं अवतल दर्पण। आई होप आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझ में आया होगा। आइए हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के केस के स्टडी करते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। विभिन्न प्रकार के केस देखने को मिलेगा हम लोगों का। अब हम लोग मेनली गोलीय दर्पण को मुख्य पॉइंट देखते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण में कौन कौन से चीज होते हैं। ठीक है, देखिए यह एक हम लोग मुख्य एक्सिस तीरते हैं उत्तल दर्पण और अवतल, मुख्य पूरा मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये पूरा गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के बीचों बीच से हम लोग एक अक्ष निर्धारित करते हैं और उस अक्ष को बोला जाता है मुख्य अक्ष। कुछ बोला जाता है मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष। कहता है कि जो उत्तल दर्पण और मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल, मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण और ये क्या है अवतल दर्पण है। अब उत्तल और अवतल यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, क्योंकि अगर ये गोला भाग है तो कहीं पे सेंटर होगा। इस सेंटर को बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला जाता है। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब हम लोग बोलेंगे, देखिए जो अवतल दर्पण बन रहा है और उत्तल दर्पण बन रहा है, इसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इसको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब सुनिए अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब सुनिए, ये जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, अब उत्तल दर्पण को हम लोग एक ले लेते हैं ध्रुव और अवतल दर्पण का ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो जो भी हम लोग दर्पण लेंगे, जो भी जितना भी दर्पण लेते हैं, उसके जो मुख्य बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग एक ध्रुव मान देते हैं। ध्रुव कहने का मतलब कि मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होता हुआ पास करता है, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से पास करता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को ही ध्रुव बोल दिया जाता है। तो अगर इस अवतल दर्पण में बात करें तो इस बिंदु से पार कर रहा मुख्य,
तो हम इसको कुछ बोल देंगे, ध्रुव बोल देंगे। कुछ बोल देंगे, ध्रुव बोल देंगे, या फिर ध्रुव को इंग्लिश में पोल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्रुव बोल देंगे। चलिए, यहाँ पे दो ध्रुव, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। अब सुनिए, अवतल दर्पण का ध्रुव और उत्तल दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर पास करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब सुनिए, तीसरा बात, यहाँ पे पहला बात, दूसरा बात ये हुआ, तीसरा बात ये हुआ, चौथा बात ये होता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बोला जाता है त्रिज्या, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। कुछ बोले जाते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हुआ हमारा वक्रता त्रिज्या का, ठीक है। तो बोलेंगे क्योंकि हम लोग ऐसे सर्कल अगर बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो केंद्र से जो उसके सरफेस के डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अब वही चीज गोलीय दर्पण में एक अलग से नाम दे दिया जाता है, कुछ वक्रता त्रिज्या। कौन सा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, कि केंद्र से ध्रुव की जो दूरी है उसी को हम लोग कुछ बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब उसी तरह से उत्तल दर्पण की तरह भी हो जाएगा कि केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव की जो दूरी को बोलेंगे वो भी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। जिस जैसे इस तरफ वैसे इस तरफ। बात समझ में आ रहा? चलिए, ये हो गया गोलीय दर्पण के बारे में इतना बातें, ठीक है। अब हम लोगों का बात आता है मुख्य फोकस का। तो हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं क्योंकि फोकस अलग अलग होता है। अगर एने से दर्पण से एने से परावर्तन हो रहा है तो यहाँ पे बीचों बीच में जो होता है, ध्यान से समझिएगा, ये वक्रता केंद्र है। अगर यह वक्रता केंद्र है तो और ध्रुव है तो इसके बीचों बीच में होता है फोकस। कुछ होता है फोकस। और अगर यहाँ पे केंद्र है और ये उत्तल दर्पण है तो इसके बीचों बीच यानी कि 2 मीटर का ये पूरा रहेगा रेडियस, तो वहाँ पे 1 मीटर पर रहेगा कौन सा, फोकस, जिसको मुख्य फोकस कहेंगे। अब यहाँ पे 2 गो फोकस हो गया। यहाँ पे उत्तल दर्पण का अपना फोकस हो गया, किसका, उत्तल, नहीं इस तरफ नहीं फोकस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ फोकस मानेंगे क्योंकि हम लोगों का जो डिस्टेंस होगा लेकिन वो सेम होगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण बनाते हैं, अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एने वाला को रंग देते हैं, एने वाला को अथी कर देते हैं। जो मुख्य फोकस होगा मान लेते हैं कि यहीं पे होगा, ठीक है। अब ये जो फोकस है हमारा, ये जो मुख्य फोकस है, इसको इस तरफ लेंगे और इसको इस तरफ लेंगे तो ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। बात समझ में आ रहा? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वो इसी तरफ होगा, उस तरफ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? क्योंकि हम लोग जो उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पे डिटेल पता चल जाएगा कि मुख्य फोकस को इंडिकेट कैसे करते हैं वहाँ पे उत्तल दर्पण में, क्योंकि वहाँ पे एक ही केस होता है प्रतिबिंब का और वो ये दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को सेपरेट करके हम लोग अब जान लेते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है और उत्तल दर्पण में बनता कैसा प्रतिबिंब है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से, और आप लोग कॉपी निकाल करके और पेन निकाल करके अच्छी तरह से नोट करते चलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से फिर रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण हम लोग अभी तुरंत बताएं कि अवतल दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका, गोलीय दर्पण का वह भाग होता है, वह भाग होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। परावर्तक सतह का मतलब कि जिसे परावर्तन हो रहा वो धंसा हुआ हो, जैसे कि ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, यानी कि ऊपरी पार्ट जो उठा हुआ पार्ट है वो रंगा हुआ रहे और अंदर वाला पार्ट रंगा हुआ ना रहे, तब उसको हम लोग कुछ बोलेंगे, अवतल दर्पण। ये भी एक अवतल दर्पण है, ये भी क्या है, अवतल दर्पण है। तब सुनिए, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनता है वो क्या बनता है उसके बारे में देखिए। अवतल दर्पण द्वारा पहले ही बता दें, अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण है तो इसका कहीं ना कहीं अपना मुख्य फोकस होगी और यहाँ पे इसको ध्रुव, जिसको P से सूचित करते हैं, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं पे केंद्रक रहेगा जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको C से इंडिकेट करते हैं। और इसका मुख्य फोकस होगा जिससे हम लोग F से इंडिकेट करते हैं, F से सूचित करते हैं। अब कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखे विभिन्न दूरियों पर रखे जो वस्तु होंगे उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है उसके बारे में और कैसा बनता है उसके बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़
आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 नंबर अवश्य ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कहीं पे भी रख देगा कि C तथा F के बीच में वस्तु रखा गया है, या F तथा P के बीच में रखा गया है, या फिर C तथा अनंत के बीच में रखा गया, क्योंकि ये ने अनंत मानते हैं। बात समझ में रहा है, ये कुछ मानते हैं, अनंत मानते हैं। ताइए हम लोग अब विभिन्न दूरियां पर रखते हैं, यानी कि ध्रुव से विभिन्न दूरियां पर रखते हैं वस्तु को और उसका प्रतिबिंब बनाने का देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। पहला हम लोग निकालते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोग रिवाइज करते चलिएगा। पहला कहता है कि जब हम लोग अवतल दर्पण के ये ध्रुव है, यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में कोई वस्तु रखते हैं। जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है जिससे प्रकाश अवतल दर्पण से टकरा रही है। अगर कोई वस्तु है तो उससे प्रकाश जो निकल रही है वो अवतल दर्पण से टकरा रही है। और जब भी कोई यहाँ पे 3 केस ध्यान देना होगा, पहले वो 3 केस बता देते हैं तब हम लोग प्रतिबिंब में देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है। 3 केस, अगर कोई भी प्रकाश अवतल दर्पण से सीधे यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर टकरा रही हो तो वो डायरेक्ट फोकस से होकर जाकर गुजरेगा। कहाँ से? टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा केस कि अगर वह केंद्र से होता हुआ प्रतीत हो, यानी कि केंद्र से जाता हुआ प्रतीत हो, यानी कि ऐसे ऐसे प्रकाश जा रहा है तो उसी पथ पर लौट जाएगा। ये दूसरा बात हुआ। तीसरा बात ध्यान देना है, प्रतिबिंब बनाते समय 3 बातों को ख्याल रखना है। पहला, अगर कोई किरण या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हो तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाकर गुजरेगी। दूसरा बात ध्यान देना कि अगर कोई प्रकाश सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से जाता है तो वक्रता केंद्र से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि जैसे गया उसी पथ पर लौट जाएगा। तीसरा बात को ध्यान देना है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इस जैसे अभी उल्टा हुआ वैसे इसको उल्टा कर देते हैं। अभी ऐसे हुआ था, अब की हम लोग ऐसे कर देते हैं कि जब फोकस से जाएगा कोई प्रकाश की किरणें तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वाली चीज ऐसे जाएगा तो एने आएगा और एने से जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इन 3 बात को ध्यान देना है। अब तीनों बात को ध्यान देते हुए हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाते हैं। सुनिए, पहला कि जब कोई वस्तु को पोल तथा फोकस के बीच यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा। तो अभी तुरंत बताएं कि जब कोई वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पे जो समतल जब समानांतर मुख्य अक्ष के जो समानांतर टकराएगी किरणें तो वो प्रतीत होगा कहाँ से जाता हुआ? फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। कहाँ से? फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये जो किरणें हैं वो मान लेते हैं कि ऐसा जाता है, यहाँ से किरणें ऐसा टकराता है या फिर पोल से इसको टकरा देते हैं। अगर पोल से जब टकराएगा तो ये पोल से जब टकराने के बाद ऐसा होगा कि ये ऐसा जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जब यह पोल से टकराएगा, ध्रुव से टकराएगा, यानी कि ध्रुव पर जाकर के ये मान लेते हैं इससे 2 किरणें निकलते हैं, वस्तु से 2 किरणें निकलते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण निकालना क्या है? आवश्यक है। अधिक भी निकाल सकते हैं लेकिन 2 किरण, 1 किरण से कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो पहला किरण हम लोग समानांतर कर दिए और दूसरा किरण पोल से। ऐसा नहीं कि हम लोग इन्हें भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिबिंब बनाने में फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इशू होगा, बहुत हार्ड हम लोग को देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि चाहे समानांतर दिखा दे या फिर एक पोल से गुजार दे। तो एक हम लोग पोल से ला दिए प्रकाश की किरणों को और एक समानांतर। तो जब हम लोग ऐसा किए तो देख रहे हैं कि इन्हें नहीं टकर रहा है, इन्हें पे आन करके नहीं मिल रहे किरणें। तब हम लोग देखते हैं इस केस में, पहला केस में कि ये जो किरणें हैं वो पीछे जा करके टकराती है, पीछे जा करके टकराती है। अब इसको जो बोला जाता है डॉट लाइन द्वारा जब दिखाते हैं हम किसी भी लाइन को प्रकाश के परावर्तन में तो कहा जाता है कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। तो पहला केस में कि जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं, जब ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। अब काल्पनिक बन रहा है, साथ साथ देखिए कि इससे बड़ा भी बन रहा है। कुछ बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, यानी कि बोलेंगे काल्पनिक बड़ा तथा सीधा बन रहा है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा सीधा। देखिए जिस तरफ यहाँ वस्तु जिस तरफ था ऊपर की तरफ तो ऊपर, अगर ये नीचे हो जाता था हम लोग कहते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब है। तो काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, बड़ा। चलिए ये हो गया हम लोगों का पहला। अब दूसरा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। दूसरा जब हम रख देते हैं फोकस पर, जब किसी अवतल दर्पण के हम लोग फोकस पर रख देते हैं, सी ये पोल हो गया, ठीक है। जब हम किसी वस्तु के अवतल दर्पण के फोकस पर रख देते हैं तब उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो तीन बात को ध्यान देना है कि अगर यहाँ से दो कम से कम किरण निकालना है तो निकालेंगे, तो ये जाके कहाँ से टकराएगा, अवतल दर्पण से टकराएगा। अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, हम बोले हैं कि जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें अवतल दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से जा करके गुजरेगी, ठीक है। तो फोकस से गुजर गया। अब दूसरा का किरण को गुजारिए, ऐसा कहीं से गुजार दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ से गुजार देते हैं, पोल से ही ले लेते हैं। तो जब पोल से लेते हैं तो ये हम लोगों को दिखता है कि अनंत पर मिलता है। कहाँ मिलता है, अनंत पर मिलता है, यानी कि इन्हें बहुत दूर जा करके मिलता है, बहुत दूर। तो हम लोग बोलते हैं ऐसा कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, जब अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब जब अनंत पर बनेगा तो देखिए तो बाबू, अनंत पर जब बनेगा तो अनंत पर बनने के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा कि इससे कहीं ना कहीं तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, बहुत बड़ा बन रहा, बड़ा भी नहीं बहुत बड़ा बन रहा। तो बोलेंगे कि इससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा और बड़ा के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि देखिए वस्तु डायरेक्ट मिलता हुआ प्रतीत, कहीं पे डॉट लाइन नहीं दिख रहा, यहाँ पे डॉट लाइन दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, वास्तविक उल्टा। जैसे ही आप लोग वास्तविक लिखिएगा उसके साथ उल्टा जरूर लिखना है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता। वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता, अनंत पर बनता, अनंत पर बनता। अच्छा यहाँ पे कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, बोलेंगे अवतल दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। चलिए ये दो केस हो गया। अब हम लोग तीसरा का केस की बात करते हैं। इसको देख लीजिएगा और मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं वन शॉट, तो जल्दी जल्दी से करना होगा और आप लोग जल्दी जल्दी से लिखते भी चलिएगा साथ साथ, ताकि आप लोग रिवीजन करने में बाद में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग अब तीसरा की बात कर लेते हैं। तीसरा फोकस पर रख दें हैं। अब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फोकस ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग केंद्रक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव रहेगा, ध्रुव रहेगा यानी कि पी रहेगा, पोल, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब फोकस तथा केंद्रक के बीच में रखते हैं, अभी यहाँ वस्तु को रखे थे, ठीक है। अब तीसरा का पॉइंट रख देते हैं कि वस्तु को हम लोग फोकस तथा केंद्रक के बीच में रखते हैं। तो जब यहाँ वस्तु को रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे, तब कैसा होगा, फिर से वही चलन करेंगे कि इसको हम लोग एगो समानांतर किरण गुजार दे और दूसरा किरण आपकी हम लोग यहाँ से ना लेकर के फोकस से ले लेंगे, ठीक है। तो फोकस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से जाता है तो वो समानांतर हो जाता है, यानी कि ऐसे जाएगा, ये तो जाएगा तो फोकस से जाकर के गुजर जाएगा, ये पक्का है। अब यहाँ से जब इसको हम फोकस से गुजारेंगे तो ये समानांतर किरणें हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समानांतर किरणें। ये थोड़ा सा गलत मिला दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये मिलेगा आखिर कैसे से। ये जो मिलता हुआ प्रतीत होगा वो कहीं ना कहीं अनंत तथा केंद्रक के बीच में, कहाँ मिलेगा, अनंत तथा केंद्रक के बीच में। यानी कि बोलेंगे कि वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। अच्छा यहाँ पे भी कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि देखिए तो यहाँ छोटा वस्तु, यहाँ जो बन रहा है वो बड़ा वस्तु, तो बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बन रहा, साथ साथ वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, वास्तविक भी बन रहा, वास्तविक तथा
उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। चलिए समझ में आया होगा यहाँ पे कि जब किसी वस्तु को फोकस तथा केंद्रक के बीच में रखते हैं तो देखिए यहाँ पे दो किरण गुजारते हैं, पहला किरण समानांतर कर देते हैं, तो जब कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और एक गुजार देते हैं फोकस से, तो जब फोकस से जाएगी तो वो समानांतर हो जाएगी, और जब समानांतर हो जाएगी, जब यहाँ पे किरणें समानांतर हो जाएगी, देखिए समानांतर हो जाएगी, तो यहाँ पे जो मिलता हुआ प्रतीत होगी वो केंद्रक तथा अनंत के बीच में, यानी हम लोग अनंत लेते हैं तो अनंत तथा केंद्रक के बीच में, तो इससे कहीं ना कहीं तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, वास्तविक बन रहा है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रहा है, और उल्टा बन रहा है क्योंकि ये ऊपर था और ये नीचे बन रहा है, उल्टा नहीं, ये ऊपर और ये नीचे, इसका मूड़ी ऊपर था और इसका लटक गया कहाँ, नीचे की ओर, तो हम लोग बोलते हैं कुछ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आइए हम लोग चौथा केस का स्टडी करते हैं कि चौथा कुछ है, तो चौथा हम लोग केंद्रक पर रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, केंद्रक पर रख देते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए केंद्रक पर रख देते हैं और तो जब हम वस्तु को केंद्रक पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, केंद्रक पर रख देते हैं, यहाँ ये पर रहेगा। देखिए इन तीनों चीज को ध्यान देना है, पॉइंट को, जहां फोकस और केंद्रक और पोल को, पोल और केंद्रक के बीचों बीच में कौन लेना है, फोकस लेना है, यानी कि ऐसा मानना है कि वो कहाँ रहे, बीचों बीच में। हम लोग हाइपोथेटिकल मान करके चलते हैं, यहाँ पे इंच का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इंच का प्रयोग बहुत कम करते हैं, ऐसे आप लोग जा करके वहाँ पे एग्जाम में इंच का प्रयोग करिएगा, लेकिन इंच ऐसा मान लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ ही है कि पॉइंट बीचों बीच में है, वहाँ इंच की नापने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। चलिए अब हम लोग केंद्रक पर कोई वस्तु को रखते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को केंद्रक पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये केंद्रक पर रखा गया कोई वस्तु है, इससे एक किरण हम लोग कहाँ गुजारते हैं, एकदम समानांतर। जब समानांतर कोई किरण जाएगी तो एकदम याद रखना कि कहाँ से गुजारना है, फोकस से होकर गुजारना है। दूसर का किरणें जो जाएगी वो हम लोग मान लेते हैं कि फिर से फोकस से ही गुजार देते हैं। अब दूसर का किरणें जब समानांतर गुजारे तो फोकस से, जब फोकस से गुजारेंगे तो समानांतर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समानांतर, समानांतर। अब जब समानांतर होगा तो ये मिलता हुआ कहाँ प्रतीत होगा, केंद्रक पर ही प्रतीत होगा। तो चौथा पॉइंट को ध्यान देना है कि जब कोई अवतल दर्पण के सामने वस्तु केंद्रक पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब केंद्रक पर ही बनेगा, सिर्फ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब तथा केंद्रक पर ही बनेगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट को हम लोग ध्यान दे देते हैं, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं पांचवा। देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में यहाँ पे हम लोग फोकस, ये हो गया पोल और ये हो गया हमारा केंद्रक। जब हम लोग अनंत तथा केंद्रक के बीच में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, अनंत तथा केंद्रक के बीच में, तो जब अनंत तथा केंद्रक के बीच में रखते हैं तो मान लेते हैं कि पहला किरण को ऐसे समानांतर गुजारते हैं, तो ये तो फोकस से होकर पास करेगा। दूसरा का किरण को ऐसा कर देते हैं कि हम लोग फोकस से ही गुजार देते हैं, जब फोकस से गुजारेंगे तो ये समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर होगा तो देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच में। याद करिए कि जब हम लोग एफ तथा सी के बीच में रखे थे, याद करिए कि जब हम लोग एफ तथा सी के बीच में रखे थे तो अनंत और केंद्रक के बीच में बन रहा था। अब जस्ट उसको उल्टा बोल देंगे कि अनंत तथा केंद्रक के बीच में रखेंगे किसी वस्तु को, अनंत तथा केंद्रक के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, सी तथा एफ के बीच बन जाएगा, एकदम जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब तीसरा का बात यह ध्यान देना है कि हम लोगों को जब हम लोग अनंत पर कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। चलिए यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति था। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, कहाँ बनता है, उसके बारे में। देखिए उत्तल दर्पण जो भी पूछा जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन, वो उत्तल दर्पण दोनों से ही पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण है तो हम लोग उठा हुआ भाग से परावर्तन करेंगे, यानी कि धंसा वाला भाग को कर देंगे, रंग देंगे, जो धंसा हुआ भाग है उसको हम लोग रंग देंगे और उठा हुआ परावर्तक सतह से उसका परावर्तन कराएंगे। अब देखिए तो अगर ऐसे कर देते तो गोलीय दर्पण, यहाँ पे हो जाता फोकस, इसका हो जाता यानी पे केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो जाता केंद्रक, यहाँ पे फोकस, इसका क्या है, पोल है। अब हम लोग
अच्छा, ये बात को ध्यान देना है कि करने से हम लोग का परिवर्तन कराना है क्या, इन्हें से हम लोग किरण को लाएंगे नहीं, किरण को कहाँ से लाना है, इस तरफ से लाना है, क्योंकि प्रकाश की किरणें टकरा करके इस दिशा में जाएगी, यहाँ पे कुछ होगा, इन्हें तो रंगल है, यहाँ पे थोड़ी परिवर्तन होगा, यहाँ पे परिवर्तन होगा। अब हम लोग कहीं से भी अनंत से कोई किरण को लाते हैं, ठीक है, अनंत से कोई किरण को लाते हैं और टकराते हैं किससे, उत्तल दर्पण से। जैसे ही उत्तल दर्पण से टकराते हैं वह वापस जो है वो चला जाता है कहाँ, टकरा करके ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और जब यह ऐसे जाएगा तो हम लोग जानते हैं, जैसे वहां पे ध्यान दिए थे कि जब समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई तो फोकस से जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तब सुनिए, अब यहाँ पे जाता हुआ प्रतीत होगा कहने का मतलब कि जो ये किरणें ऐसे जा रही थी वो ऐसे न जा करके जाता हुआ प्रतीत होगा, कहाँ से, फोकस से। कहाँ से प्रतीत होगा, फोकस से प्रतीत होगा। बात समझ में आ रहा। तो अब ये फोकस से प्रतीत होगा तो ये जो किरणें टकराएगी आकर के वो फोकस पर, यानी कि ये इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा कहीं ना कहीं कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज होंगे। आइए अब हम लोग उत्तल दर्पण से ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। अब जब आभासी है तो हम लोग जानेंगे कि आभासी है तो वो सीधा होगा, ठीक है, आभासी तो सीधा, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है किससे, उत्तल दर्पण से बनता है। चलिए, ये पहला एक ही केस का स्टडी था, क्योंकि हम लोग कहीं से भी किरणों को लाएंगे तो वो इसी कंडीशन का बनाएगा, वो काल्पनिक ही बनाएगा, अदर केस नहीं होता है इसमें, क्योंकि इन्हें हम लोगों का पॉइंट नहीं दिया हुआ रहा था कि कहाँ पर ले। हम लोग यहाँ पे भी लेंगे तो वो अनंते बनाएगा, यहाँ पे भी लेंगे तो अनंते, या फिर यहाँ पे भी लेंगे तो उसी तरह का किरण आएंगी, जैसे इससे किरण आएंगे वैसे इससे, वैसे इसी हम लोग एक केस का स्टडी करते हैं कि अनंत से ला देते हैं किरणों को, इस तरफ से ले जाना रहता था। हम लोग बात करते हैं कि एफ पर रखें, सी पर रखें, एफ तथा सी के बीच में रखें, ठीक है। चलिए, उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण हो गया। अब हम लोगों को अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे कि अलग से सिद्ध कर लेंगे एफ बराबर r/2 और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चूंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो कर करके इन दोनों का एक्सप्लेनेशन कर देंगे और प्रूफ कर देंगे कि f बराबर r/2 होता है और 1/f इक्वल टू 1/v और 1/, ये होता है दर्पण सूत्र। कुछ होता है दर्पण सूत्र, इसको हम लोग डिराइव करेंगे और इसको भी डिराइव करेंगे अच्छी तरह से कि कैसे डिराइव होता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभार कि इसको डिराइव करिए, यानी कि पूरा प्रूफ सिद्ध करें कि इतना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। चलिए, तो इसको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। आइए, उपयोग अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर्च लाइटों में। किसमें, सर्च लाइट। सर्च लाइट कहने का मतलब कि जो रिसर्च किया जाता है उसमें हम लोग सर्च जब कोई चीज़ को करते हैं तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। बड़े हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हजामती जो हजामत बनाया जाता है, दाढ़ी वगैरह बनाया जाता है तो उसमें किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। सर्च लाइट में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। जो गाड़ी का लाइट होता है जो बढ़ता है आगे की ओर, जो दो लाइट बढ़ते हैं उसके ऊपर से जो लगा हुआ रहता है वो हेडलाइट रहता है, उसमें उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में। और बात करें तो डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला आदि जांच करने में किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग याद कर लीजिएगा हजामती दर्पण के रूप में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है आगे वाला जो दो लाइट बढ़ता है उसमें उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा नाक,
कान, गला आदि को जांच करने में। जैसे नाक को जांच करना रहता है तो वो कर सकता है, कान की जांच करता है, और फिर किसका जांच करता है, गला का भी जांच वो अच्छी तरह से कर लेता है। किससे, अवतल दर्पण को उपयोग करने से। ठीक है, आगे हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग सुनिए। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है। ऐसे उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः हम लोग ज़्यादातर गाड़ी के पीछे देखने का आईने में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाड़ी के पीछे देखने के आईने के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर। साइड मिरर पीछे देखने के आईने के लिए गाड़ी में जो हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, जो गाड़ी को पीछे की ओर देखते हैं, वो किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि साइड मिरर के रूप में किससे उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, यानी कि पीछे गाड़ी में पीछे देखने का आईने के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अब एक बात और आता है आवर्धन का। ठीक है, पूछे जहां तक हम बात कर रहे हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक बात आता है आवर्धन की। किसकी आती है, आवर्धन। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये पूछ दिया जाता है कभी कभी। आवर्धन क्या चीज होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सुनिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसीलिए हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं। मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि एच इमेज का बटा एच ऑब्जेक्ट का, एच इमेज का एच ऑब्जेक्ट का, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू एम, इसको बोला जाता है आवर्धन। ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आवर्धन कहने का वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण लेते हैं, यहाँ पे एफ रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, तो ये जो ऊंचाई रहेगा वस्तु की, जो ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब मान रहा है, तो ये जो हाइट हुआ, ये वाला जो हाइट हुआ, ये हाइट ऑफ इमेज कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई तथा इसका ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आया होगा। आई होप पहला चैप्टर पूरा तरह से क्लियर होगा। जैसा कि हम बताएं कि डिराइव करेंगे जो F बराबर R/2 और दर्पण सूत्र, वो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू देखने के लिए, इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो तो आगे के लिए नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो चैनल है एएस स्टडी, एक्सेलरेट स्टडी को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, और अगला चैप्टर हम लोग लेकर आ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।